आपसे मुलाकात करने के लिए आज हाजिरी हुई है। इधर जो साथी खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कुर्सियां जहां हैं वहां अगर आप बैठ लेंगे सुकून से तो अच्छा रहेगा। शब्बीर अली साहब मोहतरम, आपके अपने आपके कैंडिडेट यहां पे मौजूद, मुस्तफा साहब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, इरफान साहब, गणेश गुप्ता जी यहां पे बीआरएस से चुनाव लड़ रहे हैं, सूर्य नारायणा जी बीजेपी से लड़ रहे हैं, शब्बीर भाई दोनों से लड़ रहे हैं। यहां पे मौजूद जावेद अकरम साहब, सैयद नजीब अली साहब, आपके चहेते एक्स मेयर डी संजय साहब, केशु वेणु साहब, एन रत्नाकर साहब, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट इंचार्ज फरहान आजमी साहब, ग्रेटर हैदराबाद के चेयरमैन अरशद शेख साहब, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को पिछले कई दिन से यहां खिदमत कर रहे और कैंपेन कर रहे बिहार के हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मजबूत साथी और भारत यात्री रहे मिस्टर उमैर खान साहब, जीनल गाला जी, मोहम्मद आरिफ साहब और मौजूद बाकी तमाम साथी। कोई मौसम हो सुख दुख में गुजारा कौन करता है, कोई मौसम हो सुख दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों की तरह सब कुछ गवारा कौन करता है, घरों की राख फिर देखेंगे पहले देखना यह है, घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। निजामाबाद वालों, आने वाली 30 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और निजामाबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं आपके बीच में खड़ा हूं आपसे गुफ्तगू करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मेरी नई नस्ल बैठी है, तमाम मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, माएं बहनें भी मुझे अपने घरों से सुन रही हैं। मैं सबसे मुखातिब हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। यहां अमेठी से आए हुए अल्लू साहब, अल्लू मियां साहब, शहनवाज चौधरी साहब जो कश्मीर से आए हुए हैं, हमारे बाकी साथी भी जो सब बैठे हुए हैं, ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। अगर आपको यह लगता है कि हम इतनी दूर से, कोई कश्मीर से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से आपके बीच में यह कहने आया है कि 30 तारीख को आपको अपने घरों से निकल करके सिर्फ एक एमएलए चुन लेना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपके बीच में यह कहने आए हैं कि ये जो इलेक्शन है दरअसल ये तेलंगाना असेंबली का इलेक्शन तो है ही, लेकिन ये 2024 का सेमीफाइनल भी है। हम आपसे ये कहने आए हैं निजामाबाद वालों कि आपके शहर का नाम बड़ा खूबसूरत है। आपके शहर का नाम जब पुकारिए तो अंदर से एक अच्छा एहसास आता है। हम इस शहर में खड़े होकर के आपसे ये कह रहे हैं कि इस शहर से जो सदाएं उठती हैं वो पूरे हिंदुस्तान में एक संदेशा देती हैं। ताहिर बिन हमदान साहब यहां बैठे हुए हैं, बाकी भी जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, यहां से जो संदेशा जाता है उसका असर न सिर्फ तेलंगाना पे पड़ता है बल्कि पूरे हिंदुस्तान पे पड़ता है। और मैं यहां खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं निजामाबाद वालों कि पूरे सूबे में कांग्रेस की सुनामी चल रही है, चाहे वो खम्मम हो, नगर हो। मैं पूरे सूबे में लगातार कैंपेन कर रहा हूं, आज निजामाबाद पहुंचा हूं। मैं पूरे सूबे में यह महसूस कर रहा हूं कि केसीआर की सभाओं में लाए हुए लोग हैं, कांग्रेस की सभाओं में आए हुए लोग हैं, खुद से लोग आ रहे हैं, एक सैलाब आ रहा है पूरे सूबे में। शायद उसे एहसास हो गया है कि हमने 10 साल जिन केसीआर साहब को झोली भर भर के वोट दिया, हमने ये सोचा कि वो हमारे हमदर्द होंगे, लेकिन हमने ये देखा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी, जब भी नरेंद्र मोदी जी को जरूरत पड़ी, तब केसीआर साहब उनकी गोद में बैठे हुए मिले। ये बात मैं सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं,
नरेंद्र मोदी जी जब तेलंगाना आए अभी 2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने क्या बयान दिया कि केसीआर तो अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए मेरे पास आए हुए थे। केसीआर साहब ने खामोशी से इस इल्जाम को कबूल भी कर लिया कि हाँ सही कह रहे हैं वो, मैं गया था मिलने के लिए, हमारी पर्सनल मुलाकात थी। लेकिन मोदी जी को पर्सनल बातें अवाम के बीच में नहीं बतानी चाहिए। मैं तो इस बात के लिए शुक्रिया करूंगा उनका कि कम से कम आकर के उन्होंने पर्सनल बातें बता दी, जिससे कि अवाम की आंखों से थोड़ा थोड़ा चश्मा उतरना शुरू हुआ है। यहां हमारा साथी ख्वाजा बिलाल बैठा हुआ है। मैं तो पूरे निजामाबाद से यह कहना चाहता हूं कि आपने 10 साल में 2 बार टीआरएस की सरकार बनाई, जो बदल करके बीआरएस हो गई। नाम बदलने का शौक सिर्फ भाजपाइयों को नहीं है, केसीआर को भी है। सबसे पहले अपनी पार्टी का ही नाम बदला उन्होंने, टीआरएस से बीआरएस किया। लेकिन राहुल गांधी ने बीआरएस का एक फुल फॉर्म बताया है बड़ा शानदार। बीआरएस का मतलब भाजपा रिश्तेदार समिति। यह भाजपा रिश्तेदार समिति है। निजामाबाद वालों, जब मैं 5 साल पहले आया था तो बतौर शायर आपसे मुखातिब था, लेकिन इन 5 सालों में खूबसूरत इजाफा हुआ है। आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के खड़ा हूं। मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैंने देखा है, मेरी आंखें गवाह हैं कि जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट में, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे ट्रिपल तलाक का बिल हो, बीआरएस या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है या वॉकआउट कर जाती है। वॉकआउट करना भी मदद करना ही होता है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, इसलिए मैं आपके बीच में यह कहने आया हूं कि ये जो केसीआर हैं, ये मोदी जी के यार हैं। गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये आपके हमदर्द है। नहीं, ये आपके हमदर्द नहीं है। इन्होंने आपसे वायदा किया कि आपको 12% रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन पिछले दिनों जब एक सियासी जलसे में आपके जैसा कोई जज्बाती नौजवान खड़ा हो गया और केसीआर से उसने कहा कि बताओ कहां है हमारा 12% रिजर्वेशन, तो क्या जबान इस्तेमाल की आपके चीफ मिनिस्टर ने? उनसे कहा कि बैठ जाओ, हम तुम्हारे बाप को जवाब देंगे। ये जबान है केसीआर साहब की। आपने झोली भर भर के वोट दिया क्या? नहीं दिया ना। एक वादा और किया, डबल बेडरूम देंगे, किया। लेकिन मैं तो देख रहा हूं केसीआर साहब का बंगला बन गया, केटीआर का बंगला बन गया, कविता का बंगला बन गया। लेकिन आपका बना क्या? आपको मिला क्या डबल बेडरूम? नहीं मिला ना। दरअसल केसीआर के वायदे उसी तरह झूठे वायदे हैं जैसे नरेंद्र मोदी का 15 लाख का जुमला। दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। यही वजह है कि शब्बीर अली के खिलाफ दोनों अंदर खाने एकजुट हैं, एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। इसलिए आपको न तो तकसीम होना है, न किसी झांसे में आना है, न किसी बहकावे में आना है। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि 30 नवंबर को अपने घरों से बाहर निकलना है और तेलंगाना के मुस्तकबिल को बदलने के लिए वोट करना है। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। निजामाबाद वालों, आज मसला सिर्फ एक असेंबली में एमएलए चुनने का नहीं है। याद करिए, नरेंद्र मोदी जी ने नई पार्लियामेंट बनाई। उस नई पार्लियामेंट में तीसरे दिन जानते हैं क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी खड़ा हुआ और उसने बीएसपी के एक मुस्लिम सांसद को गाली दी खुलेआम पार्लियामेंट के अंदर। जुल्म के कद तलक आ पहुंची है, आखिरी हद तलक आ पहुंची है। वो जो नफरत थी गली कूचों में, अब तो संसद तलक आ पहुंची है। आप जितना सोच रहे हैं, मसला उससे कई गुना ज्यादा खराब हो चुका है। मैं इसलिए आपके बीच में यह कहने आया हूं
कि ये जो 4-5 सूबों के इलेक्शन है, दरअसल सच में ये सेमीफाइनल हैं 2024 के। ये 4 सूबों के रिजल्ट तय करेंगे, तेलंगाना का रिजल्ट तय करेगा कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में ये मुल्क आईन से चलेगा, संविधान से चलेगा या किसी की तानाशाही से चलेगा। ये तय होगा आपके वोट से, ये तय होगा आपके वोट से कि ये मुल्क महात्मा गांधी के उसूलों से चलेगा या नाथूराम गोडसे की पिस्तौल से चलेगा। ये आपके वोट से तय होना है 30 नवंबर को। तब मैं आपसे ये कहने आया हूं निजामाबाद वालों कि मसला आपकी उम्मीद से ज्यादा खराब हो चुका है। शब्बीर साहब एक मजबूत नेता है आपके सूबे के, बड़ी खिदमत है इनकी। 4% रिजर्वेशन का क्रेडिट जाता है शब्बीर अली साहब को। एक एक आदमी इस बात के लिए ताली बजा करके इनकी तारीफ करे कि इन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में एक ऐसा मील का पत्थर रखा है, पत्थर केसीआर साहब की हुकूमत लेके जाएगा, यह मेरा यकीन है। निजामाबाद वालों, शब्बीर साहब कामारेड्डी से चुनाव लड़ा करते थे। केसीआर को दूसरी कोई सीट नहीं मिली पूरे सूबे में, नहीं देखा गया उनसे शब्बीर जैसे कद्दावर नेता का असेंबली में रहना। तो कहां गए? कामारेड्डी चले गए। लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। राहुल गांधी जी ने, और मैं रेवंत की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर साहब आप चाहे जहां चले जाइए पूरे सूबे में, मैं वहां आपका पीछा करूंगा। आप कामारेड्डी आ रहे हो, मैं आ रहा हूं कामारेड्डी, कामारेड्डी से हरा करके आपको वापस भेजेंगे। और पार्टी ने यह फैसला किया कि शब्बीर साहब निजामाबाद जाएं, और निजामाबाद जो पिछले 2 बार से धोखे से, बहका करके, फुसला करके, साजिशें करके हराई जाती रही सीट है, वहां शब्बीर साहब जाएं और मुकाबला करें और जीत करके आए। मैं शब्बीर साहब को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने ये चुनौती कबूल की और वो आए आपके बीच में, और उन्होंने पिछले 2 हफ्तों में यकीन जानिए कि सिर्फ आपका एतमाद नहीं जीता है। मुझे खुशी है इस बात की कि शब्बीर साहब को जितनी मोहब्बतें अकलियतों की मिल रही हैं, उतनी ही मोहब्बतें अक्सरियत के लोगों की भी मिल रही हैं। जिस तरह से खवातीन, महिलाएं, बाकी तमाम अलग अलग, चाहे वो दलित भाई हो, पिछड़े हो, सब जिस तरह से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, वो बेहद खुशी की बात है। और वो ये बता रहा है, तमाम सर्वे, बीआरएस का भी सर्वे, भाजपा का भी सर्वे, कांग्रेस पार्टी का भी इंटरनल सर्वे ये बता रहा है कि निजामाबाद से शब्बीर अली चुनाव जीत करके असेंबली में पहुंचने जा रहे हैं। हम तो यहां खड़े होकर के आपसे एक कदम आगे की बात कहते हैं निजामाबाद वालों कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है। कोई ताकत नहीं रोक सकती, न बीआरएस रोक सकती है, न बीजेपी रोक सकती है। क्लियर मेजॉरिटी के साथ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप 30 नवंबर को शब्बीर साहब को इतने वोट दे करके असेंबली में भेजिए कि 3 तारीख को, जब 3 दिसंबर को ईवीएम खुले, तो यह संदेशा जाए कि बड़ी मार्जिन के साथ आपने इन्हें एमएलए बनाया है। आप इन्हें एमएलए बना के भेजिए। हम आपको वादा करते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप इन्हें एमएलए बना करके भेजेंगे, और हम इन्हें कि पूरा निजामाबाद कहेगा कि आपको एक मजबूत और ताकतवर नेता मिला है, जिसमें हिकमत भी है, जिसमें समझदारी भी है। निजामाबाद वालों, इलेक्शन का वक्त है। मैं पिछले 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब तेलंगाना में लगातार लोगों के बीच में, आवाम के बीच में जा रहा हूं। यहां बड़ी तादाद में बुजुर्ग बैठे हैं। यह दानिश्वर लोगों का शहर है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। जब मैं शब्बीर साहब को देखता हूं, शब्बीर साहब की हिमायत में बैठे हुए संजय भाई को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दोनों कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। जिस मोहब्बत के साथ
बेनवाम के बीच में जा करके इस शहर की गंगा जमुनी तहजीब को, तेलंगाना की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बचाने की कवायद कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। वही है असली हिंदुस्तान, वही है असली भारत। और एक चीज ये जान लीजिएगा कि अगर किसी के भी जहन में ये बात हो कि केसीआर आपके हमदर्द हैं, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो कार है ये रात के अंधेरे में या तो नागपुर की चौखट पर रुकती है या फिर जाकर के नरेंद्र मोदी की चौखट पर रुकती है। ये कार अब आपके लिए बेकार है, इससे उतर जाइए, उतर जाइए। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, निजामाबाद में कार पूरी तरह बेकार हो चुकी है। चारों टायर पंक्चर नहीं हो चुके हैं बल्कि निकल चुके हैं। इनका झूठ बेनकाब हो चुका है। इन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी तो औकाफ की जमीनें बचाई जाएंगी, उनका तहफ्फुज किया जाएगा। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर के केसीआर से पूछना चाहता हूं कि ये वही तेलंगाना है जहां 77,000 एकड़ वक्फ की जमीनों में से तकरीबन 60,000 एकड़ जमीनें लूटी जा चुकी हैं। आप क्या कर रहे थे केसीआर साहब? आज जब यहां कोई एक्टिविस्ट या कोई भी समाज सेवी चाहता है कि वो कागज देख ले वक्फ की जमीनों का, तो उसको भी सील करवा दिया है केसीआर ने। ये है इनका असली चेहरा। जिस जुर्म में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल काट रहे हैं, उस जुर्म में आज तक केसीआर के परिवार को ईडी ने बुलाया तक नहीं। क्यों नहीं बुलाया? क्या रिश्ता है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अगर आपको लगता है कि आपके हमदर्द नहीं है, ये झूठे लोग हैं। इन्होंने झूठ की बुनियाद पर 10 साल आपको धोखा दे लिया। अब आपको ये सोच करके निकलना है निजामाबाद वालों कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है, इस बार मकसद बहुत बड़ा है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो मुल्क को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं, एक तरफ वो नेता खड़ा है जिसका सिर्फ एक नारा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। निजामाबाद वालों, वो शख्स आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मोहब्बत के बाजार में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए कितना चला वो? 4000 किलोमीटर। मैं साथ चल रहा था उनके, मैं राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला करके चल रहा था। मुझसे मीडिया के एक साथी ने केरल में सवाल किया कि इमरान, आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला करके इस यात्रा का हिस्सा हैं, बताइए आप क्या सोचते हैं? मैंने कहा मैं तो राहुल के साथ चलते हुए बस ये सोचता हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। लड़ाई बहुत बड़ी है निजामाबाद वालों, बहुत बड़ी लड़ाई है। इधर जो इस तरफ भी खामोश बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हैं, दानिश्वर लोग हैं, मैं उनको भी मुखातिब करके ये कह रहा हूं कि 2024 के बाद इस मुल्क में इलेक्शन होगा या नहीं होगा ये भी तय नहीं है, क्योंकि हाकिम के इरादे अच्छे नहीं हैं। तेलंगाना तय करेगा कि हाकिम के इरादे कैसे रहने हैं। इसलिए भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि किसी के झांसे में मत आइए। बस एक चीज ध्यान में रखिए कि एक शख्स है इस मुल्क में जिसका नाम राहुल गांधी है, वो अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर मुसलसल लड़ रहा है, चल रहा है, एक पैगाम लेकर के कि नफरत कम करनी है। नफरत कम होगी तो फायदा किसका होगा? कभी सोचा है? नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। सड़कों पर लिंच करके मारे जा रहे लोग कौन हैं? हम हैं, आप हैं। तो जब ये नफरत कम होगी, जब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी, तो उससे सबसे ज्यादा फैज़याब कौन होगा? कभी सोचा है? मैं चाहता हूं कि अपना मकसद बड़ा करिए। आप अपना मकसद बड़ा करेंगे तो यकीन जाने
कि सबसे बड़ा फायदा भी आपको होने जा रहा है। अभी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का प्रोग्राम हुआ, शब्बीर रेवंत रेड्डी साहब भी मौजूद थे, सलमान खुर्शीद मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। कांग्रेस ने क्या ऐलान किया कि हम 4,000 करोड़ रुपए का बजट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना करके जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जिन्हें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए चाहिए अपना रोजगार शुरू करने के लिए, हम उन्हें 5 लाख रुपए तक का रोजगार लोन जो है वो बिना बहुत थोड़े इंटरेस्ट पे मुहैया कराएंगे। 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदा है आपने ना, खरीदा है ना। कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हम 500 रुपए का देंगे। नरेंद्र मोदी जी भी उसके बाद कहने लगे कि हम 450 का देंगे। ये वाले झूठे जो हैं ये भी कहने लगे कि हम 400 का देंगे। तो अब तक क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी जी से मैं तो कहना चाहता हूं कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, आसाम में आपकी सरकार है ना, ये जो 450 की गारंटी दे रहे हो पूरे देश में लागू कर दो। अगर दम है तो 450 रुपए का गैस सिलेंडर, तब तो हम समझे कि आप आवाम को लूटने वाले नहीं हो बल्कि आवाम के हिमायती हो। ये इनके चुनावी वादे हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। ये केसीआर हो, ये चौकीदार हो, दोनों एक जैसे हैं, दोनों झूठे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को झूठ के मामले में इस मुल्क में कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ केसीआर दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। दोनों अदाकार हैं, बड़े अदाकारों से आपकी लड़ाई है, लेकिन मैं जानता हूं कि उधर 2 अदाकार हैं तो इधर हमारे शब्बीर भाई हैं। लड़ेंगे इनसे और जीत के दिखाएंगे, इंशाअल्लाह जीत के जरूर दिखाएंगे। ये जो बीआरएस और भाजपा के झूठे लोग हैं, इनको आप रोज झेल रहे हो, बहुत दिन से झेल रहे हो। वो बीआरएस का एक नेता एक गांव में पहुंचा, उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, बोले बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। गांव के लोग आपकी तरह भोले थे, बोले साहब हमारी 2 समस्या है, परेशानियां हैं। पहला ये कि हमारे यहां कोई अस्पताल नहीं है। उसने मोबाइल निकाला, पता नहीं कहां फोन लगाया, डांटना शुरू किया कि यहां कोई हॉस्पिटल नहीं है, कल यहां हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए, डॉक्टर आ जाने चाहिए। फोन रख दिया। फिर बोले देखो मैंने तुम्हारी पहली समस्या, पहली तकलीफ खत्म कर दी, दूसरी बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब दूसरी तकलीफ यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है। ये है बीआरएस, ये है इनका झूठ, और इस झूठ के झांसे में आप 10 साल से फंसे हुए हैं। अब निकल आइए, निकल आओगे ना, निकल आओगे ना के झांसे से। उधर दिल्ली वाला क्या कहता है कि बताओ कांग्रेसियों आपने 70 साल में किया क्या है। इधर ये कहते हैं बताओ कांग्रेस वालों आपने 70 साल में दिया क्या है। एक कहता है किया क्या है, एक कहता है दिया क्या है। एक दिन पार्लियामेंट में हम लोग बैठे थे, उधर नरेंद्र मोदी जी खड़े थे, बोले बताओ कांग्रेसियों आपने 70 साल में क्या बनाया। तो खरगे साहब आगे बैठे थे, पलट के बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये सिर्फ बेचते हैं, बनाना इन्हें नहीं आता, इसलिए जितना छुपा के रख सको छुपाए रखो, वरना ये बेच देंगे। 400, 450 का गैस सिलेंडर, 1200 का खाने का तेल। मेरी माएं बहनें सुन रही होंगी मुझे, आप सुबह जब रसोई में जा करके सालन बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती हैं तो उसके साथ आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि जो खाने का तेल 70 रुपए में था वो कितने का हो गया, 200 के पार हो गया। दूध, दही, पनीर, छाछ, मक्खन, धर्म के नाम पे राजनीति करती है भाजपा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो मक्खन है। मक्खन पे भी जीएसटी लगा दी 18%। और तो और ये भाजपा की हुकूमतें फिल्मों पर से टैक्स हटाती हैं, फिल्में टैक्स फ्री करती हैं, लेकिन कफन पे जीएसटी लगाती हैं। ये है भाजपा की सरकारें, और हमसे सवाल करते हैं कि हमने 70 साल में बनाया क्या। अरे निजामाबाद वालों, मैं एक बात कह रहा हूं, आपकी तालियों के शोर के साथ दिल्ली तक जाएगी ये बात। वो भाजपा जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल
साल नहीं चला सकी वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। 70 साल का हिसाब मांगती है। मेरे भाई, इस बार लड़ाई बहुत अहम है। मैं तो बस एक बात जानता हूं और एक बात कहने आया हूं, इसे घर लेकर के जाना कि आप तो वो लोग हैं जिसका इस बात पर ईमान है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। ईमान है इस बात पर ना, यकीन है इस बात पर ना। तो मैं आपसे बस ये गुजारिश करने आया हूं कि अभी 4000 किलोमीटर चले हुए राहुल गांधी के पैर के छाले सूखे नहीं है। उसका हक बनता है। वो आपके बीच में यही आकर के कह रहे हैं ना कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। कल मैं हैदराबाद था, एक मीडिया के साथी ने कहा, इमरान साहब क्या लगता है कि जिस तरह कर्नाटक में नफरत के बाजार में भी खुलेगी? मैंने कहा भाई ये तेलंगाना है, जब भी कुछ करता है तो बड़ा करता है। दुकान तो कर्नाटक में खुली है, तेलंगाना में तो शोरूम खुलेगा, शोरूम खुलेगा। मैं उस शोरूम के एक पहरेदार के लिए आपके सामने दामन फैलाने आया हूं। मैं शब्बीर साहब के लिए आपके सामने दामन फैलाने आया हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, मुझे आप खाली दामन नहीं लौटाएंगे। ये बीआरएस के लोग आपके बीच में आएंगे, आपका वोट। अब जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी साजिश है, वो यही है कि कैसे आप तकसीम हो सकें। मैं पूरी जिम्मेदारी से निजामाबाद में खड़ा होकर के एतराफ के भी अकलियत के साथियों से कहना चाहता हूं कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है। एकजुट होकर के कांग्रेस के साथ खड़े हो जाइए। यह संदेशा दीजिए कि हुकूमत आपने बनाई है, आपकी दबाई गई उंगलियों की बटन से हुकूमत बनी है। अगर आपने यह एहसास दिला दिया तो यकीन जानिए कि शब्बीर साहब को भी ताकत मिलेगी आपके लिए लड़ने के लिए, इमरान प्रतापगढ़ी को भी ताकत मिलेगी, ताकि मैं कल आपके मसलों पे लड़ते हुए अपनी पार्टी से भी कहूंगा कि मैंने निजामाबाद में खड़े होकर के लोगों के सामने अपनी झोली फैलाई थी और लोगों ने उस झोली में अपने वोट डाले थे। तो उनका हक बनता है ताकि मैं ये बात कह सकूं। ये बात मैं आपके बीच में गुजारिश करने के लिए आया हूं। निजामाबाद वालों, वक्त बहुत थोड़ा है, थोड़ी थोड़ी शायरी भी सुनाऊंगा, नहीं आप कहेंगे कि भाषण बहुत सुना दिया इसने, वो भी करूंगा। अभी तो मैं थोड़ा खुद भी गर्म हो रहा था और आपको भी गर्म कर रहा था कि थोड़ा आप भी जो है ना उस मूड में आ जाएं कि शायरी वारी सुनने का माहौल बन चुका है। बाहर जो भी साथी हैं जिन्होंने अब तक कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया, उनसे भी गुजारिश है अंदर आ जाइए। आज से हम मान लेंगे कि आप हमारे साथ आ गए, आप शब्बीर भाई के साथ आ गए। अब भटकने का, बहकने का, बंटने का वक्त नहीं है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे या किसी जुर्म से फिर जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। निजामाबाद वालों, ये वक्त बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल वक्त में आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, इधर भाई साहब जो कुर्सी लेकर के आगे आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कुर्सी सही जगह रख दें। अब इस पे ये तो आप बैठेंगे या केसीआर साहब बैठेंगे, असेंबली वाली कुर्सी तो अब उन्हें मिलने वाली नहीं, ये तो तय है, नहीं मिलने वाली है। और इस बीच कितना बहक गए हैं बीआरएस के नेता। वो एक बड़े भोले भंडारी हैं, उन्होंने जानते हैं क्या कहा कि अगर कोई इंसाफ पसंद नेता हुआ तो केसीआर हुए। क्या मगरूरियत है, क्या गुरूर है। कहां हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु और कहां ये और इंसाफ परस्त। जिस आदमी ने तेलंगाना की आवाम से मुसलसल झूठ बोले उसे इंसाफ परस्त बताया जा रहा है। जो आदमी रात के अंधेरे में जाके नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ जाता है उसे इंसाफ पसंद बताया जा रहा है। मुझे हैरत है, केटीआर खड़े होकर के किसी महफिल में कहते हैं कि हम तो अल्लाह से लड़ जाएंगे, ये लड़ेंगे अल्लाह से, ये लड़ेंगे भगवान से। निजामाबाद वालों, ये जो मगरूरियत भरी जबान है इसका बदला लीजिए। इन्हें एहसास दिलाइए कि ये जबान कहीं और चल सकती है, तेलंगाना में नहीं चलेगी इस तरह की जबान।
ये आपको एहसास दिलाना पड़ेगा। पूरे सूबे में घूम घूम के कहते हैं कांग्रेस क्या करी मुसलमानों के लिए। आज केटीआर हो, केसीआर हो, सबको आपकी गलियों के बाहर चौखट पे खड़े हुए देख रहा हूं मैं। ये किया है कांग्रेस ने आपके साथ कि आज आपको घूम फिर करके उन्हीं गलियों में आना पड़ रहा है जहां आप झांकना भी पसंद नहीं कर रहे थे। ये हालत कर दी है आपकी रेवंत रेड्डी ने। मैं तो पूरे सूबे में जाके कह रहा हूं कि केसीआर आपकी राजनीति का अंत। रेवंत 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 पूरे सूबे में मैं ये बात कह रहा हूं और यकीन जानिए ये होने जा रहा है। लिख करके ले दीजिए। मैं बतौर नेता खड़ा होकर यह बात नहीं कर रहा हूं, बतौर एक शायर खड़ा होकर के यह बात कह रहा हूं। और आप तो जानते हैं कि शायरों ने दिल से किसी के लिए कोई बात कह दी तो वो हो जाती है। केसीआर की सियासत का अंत है 2023 का ये इलेक्शन। आप देख लीजिएगा, क्योंकि उनके इरादे अच्छे नहीं थे। उनके जानते हैं इरादे क्या थे? उनके इरादे थे कि वो असेंबली का इलेक्शन जीतेंगे और उसके बाद पूरे मुल्क में, कभी महाराष्ट्र में, कभी बाकी सूबों में पैसे के दम पे जाएंगे और सेकुलर वोटों का बंटवारा करके नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ऊपर कोई एक ताकत बैठी है, जब उसकी चलती है तो फिर किसी की नहीं चलती, नहीं चलती किसी की। और यह भी जान लीजिए, कभी सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हम यहां खड़े होकर के एक नारा देते हैं कि निजामाबाद वालों, आप हमें तेलंगाना दीजिए, हम 2024 में जीत करके आपको दिलाना है। आप हमें दीजिए तेलंगाना। आप राहुल गांधी की बातों पर यकीन करके उनकी मोहब्बत की दुकान के हिस्सेदार बनिए। हम 2024 में वो जो दिल्ली में एक नफरत की दुकान खुली हुई है उसका शटर डाउन करेंगे। इस बात के लिए जितना भी हमें लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। जिन्होंने मंसूबे बना रखे हैं कि वो यहां घेर करके शब्बीर भाई को हरा देंगे, उन्हें पता ही नहीं शब्बीर भाई क्या चीज है, नहीं पता है उन्हें। कांग्रेस समझती है, कांग्रेस जानती है शब्बीर भाई की अहमियत, इसीलिए अपने सबसे मजबूत ताकतवर खिलाड़ी को हमने इस पिच पे बैटिंग करने के लिए भेजा है। ये आपको बुजुर्ग लगते होंगे, लेकिन ये अभी हमसे भी जवान है। आप बल्ला एक बार इनके हाथ में पकड़ाइए, आपको लग रहा है कि ये टेस्ट के प्लेयर हैं तो गलतफहमी है। ये 2020 नहीं बल्कि 10 ओवर का मैच खेलने वाले आदमी हैं। कोई ताकत इन्हें हरा नहीं पाएगी, कितनी भी घेराबंदी कर ले, हमें पता है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। एक आध नज्म नहीं सुनाऊंगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। वक्त करीब आ रहा है, अभी 10 बजते ही माइक बंद हो जाएगा। एक चीज आपको बता दूं, हवा का रुख बदल रहा है। मैं डाइस पे बैठे हुए लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस, अपना एक तजुर्बा बता रहा हूं। हवा का रुख बदल रहा है। हवा के बदलते हुए रुख को किसी भी सूबे में सबसे पहले कौन पहचानता है जानते हैं आप? पुलिस के लोग, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स। अभी 4 दिन पहले मैं बेगमपेट एयरपोर्ट पर उतरा, सभा करके लौट रहा था खम्मम से। शाम 5 बजे मेरा हेलीकॉप्टर लैंड किया। उधर से रेवंत भाई भी कहीं से सभा करके लौटे थे, उनका भी हेलीकॉप्टर लैंड किया। उधर से अमित शाह जी आए हुए थे थोड़ी देर पहले, तो हम और रेवंत भाई साथ निकल रहे थे। आप यकीन करें निजामाबाद वालों कि एयरपोर्ट पे मौजूद हर अधिकारी के सैल्यूट मारने का जो तरीका था ना, वो बता रहा था कि तेलंगाना बदल चुका है, बदल चुका है तेलंगाना। ये बात उनके इंटरनल सर्वे में उन्हें पता चल चुकी है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसलिए उनका नजरिया बदल गया है। बस आप अपना नजरिया बदल लें। और सिर्फ निजामाबाद नहीं, मैं आपको पुकारता हूं मेरी नई नस्लों, आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आपकी बड़ी रीच है।
हर चीज पे टिप्पणी करते हैं, हर चीज पे कमेंट करते हैं। पूरे तेलंगाना में फोन घुमाइए, जहां जहां आपके जानने वाले, चाहने वाले, रिश्तेदार, भाई, दोस्त बैठे हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि कोई कंफ्यूजन न रखें। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हमारी जो गारंटीज हैं वो गारंटीज नरेंद्र मोदी की गारंटी नहीं है, केसीआर की गारंटी नहीं है, वो राहुल गांधी की गारंटी है, मल्लिकार्जुन खड़गे की गारंटी है, प्रियंका गांधी की गारंटी है, इमरान प्रतापगढ़ी की गारंटी है, रेवंत रेड्डी की गारंटी है। हम उन्हें पूरा करेंगे। हम अकलियत के साथ साथ हमारी जो अक्सरियत के साथियों के लिए हमारी जो स्कीमें हैं वो पूरे तेलंगाना को बदल के रख देंगी। क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने 9 साल में दिल्ली में झेला, आप 10 साल से यहां झेल रहे हैं। तब मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। देखिए, अब तक भाषण दे रहा था, लेकिन अब शायरी सुना रहा हूं तो फिर उसी तरह से सुनना भी पड़ेगा। उधर जो पीछे कुछ लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि बीआरएस को दें कि कांग्रेस को दें, मैं उनको पुकारना चाहता हूं खासतौर कि आप भी शामिल होइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कहां सोया है चौकीदार। अगली जो लाइन आएगी ना, उस पे आपको लगे कि सही कह रहा है इमरान, तो फिर वो रिश्ता जोड़ लीजिएगा कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोए हैं केसीआर। दोनों एक ही हैं, एक का नाम लो तो एक साथ में फ्री मिल रहा है, बस ये समझ लो कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोए हैं केसीआर। अच्छा, आजकल तो मैं सीधे सीधे नाम भी नहीं लेता, सीधे सीधे नाम ले लो तो कब नुकसान हो जाए कोई भरोसा नहीं। वो 11 मैच जीता हमारे खिलाड़ियों ने, फिर आखिर में पता नहीं क्या हुआ, कौन आ गया, क्या हो गया। देखिए, मैं तो संसदीय भाषाओं का इस्तेमाल करने वाला आदमी हूं, मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं, शायर भी हूं, तो मुझे तो बड़ी भाषा पे नियंत्रण रखना पड़ता है। लेकिन अवाम जो कह रही है वही सच है। क्या कह रहे हैं आप? सुनाई नहीं पड़ा? अच्छा, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोए हैं केसीआर। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोए हैं केसीआर। इधर जो लोग खड़े हैं इनकी भी शिरकत चाहिए कि कहां सोया, कहां सोए हैं केसीआर। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोए हैं केसीआर। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतनी कमजोर तालियों में सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा भाई। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सही कह रहा हूं ना मैं, सही कह रहा हूं ना मैं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोए हैं केसीआर। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोए हैं केसीआर। और मैं तो यहां खड़ा होकर के मेरा दिल कर रहा है मैं शब्बीर भाई के लिए 4 मिसरे पढ़ दूं, पढ़ दूं। कहां शब्बीर भाई? इधर आइए शब्बीर भाई, जवान आदमी है जिन्होंने साजिशें की हुई है कि वो शब्बीर भाई को नुकसान पहुंचा देंगे।
मैं तो उनके नाम 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। एक भी हाथ खामोश रहा ना तो मैं समझूंगा वो यहां आया नहीं है बल्कि उसे भेजा गया है। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, तैयार रहना निजामाबाद वालों। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। मैं पूरे सूबे में जहां जा रहा हूं जी, बीच में जितनी तेज आपकी आवाज निकली इससे कम तो महमूद अली साहब की निकलती है, बेचारे वो बोल ही नहीं पाते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ लोगों की कम से कम आवाज निकल रही है, जिंदा दिल लोग हैं। मैंने सलाम करता हूं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। ये तो बेचारे बोल ले रहे हैं। और आप दुआ करिए शब्बीर भाई आपके एमएलए बन करके, अल्लाह करे बड़े ताकतवर मिनिस्टर बन करके यहाँ लौटे तो ये आवाज आपके हाथ में बिना माइक के भी बोलेंगे तो उतनी जोर की आवाज आएगी जितना मैं बोल रहा हूं। मैं तो एक नज्म सुनाता हूं आपको। मैं पूरे सूबे में जहां जा रहा हूं मुझे एक नारा सुनाई पड़ रहा और उस नारे को मैं नज्म बनाता हूं। और वो नारा जब नज्म के मिसरे में आएगा तो फिर उसी तरह से वो नारा आप भी दोहराएंगे जरूर। कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, तैयार रहिएगा अगले मिसरे पे। कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और जिंदा दिली पूरे देश में जाएगा ये संदेशा कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। झूठ मूठ का बनाओ ना बहाना, माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। और आखिरी बंद पड़ता है इस नज्म का कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तैयार है ना? अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी। आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। चीख कर ये कह रहा हूं मैं तो बार बार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। लगाइए मेरे साथ नारा, बाय बाय। एक एक हाथ उठना चाहिए और एक एक आवाज निकलनी चाहिए, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।
भाई को वोट दीजिए, इन्हें इलेक्शन जिताइए, इनको दिया गया एक एक वोट मेरे ऊपर आपका एहसान होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इंशाअल्लाह इनके जीतने के बाद फिर आपके बीच में आऊंगा। बाय बाय, केसीआर।